नमस्कार, मेरा नाम नीरू है और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए प्रोजेक्ट अग्नि 40 प्लस के तहत मध्यकालीन भारत से एक वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ और हम इसमें करेंगे खिलजी वंश के बारे में। ये जो वीडियोस हैं हम इनको बना रहे हैं पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की ओर से और इस वीडियो में मैं खिलजी वंश के बारे में आपके साथ बात करूंगी। प्रोजेक्ट अग्नि 40 प्लस क्या है? ये हमारा एक साइंटिफिकली डिजाइंड डे वाइज मॉड्यूल है जीएस के लिए। जीएस जो है ये स्टूडेंट्स की कमजोरी होता है, इसलिए हमने बहुत ही वेल डिजाइंड डे वाइज प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि हर दिन आपको क्या पढ़ना है वो सारा शेड्यूल है और ये फॉलो करने से हमारा ये कहना है कि आपके कम से कम जीएस सेक्शन में 40 मार्क्स जरूर आएंगे एसएससी सीजीएल टायर 1 2017 में। तो इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अब हम ये वीडियो करने वाले हैं जिसका नाम है मिडीवियल इंडिया खिलजी डायनेस्टी। इस वीडियो को मैं इंग्लिश भाषा में बना चुकी हूँ और ये वाला जो वीडियो है ये हिंदी भाषा में है। फॉर दोज स्टूडेंट्स हु विश टू वॉच इट इन इंग्लिश देयर इज अनदर वीडियो, दे कैन वॉच दैट वन। गुलाम वंश के बाद जो अगला वंश आया, ये दिल्ली सल्तनत का काल है। गुलाम वंश के बाद जो अगला वंश आया वो है खिलजी वंश। और इन्होंने कब से कब तक इन्होंने शासन किया? इन्होंने शासन किया 1290 से लेकर 1320 तक, ये इनका टाइम पीरियड है। यहाँ पर होगा 1320, ठीक है। अब यहाँ पर इनका जो संस्थापक कौन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी का कार्यकाल क्या है? इन्होंने केवल 6 सालों के लिए राज किया। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में देखा कि जलालुद्दीन खिलजी जो हैं वो गुलाम वंश के अंतिम शासक को मार डालते हैं और उसके बाद वो खुद जो है वो सुल्तान बन जाते हैं, ठीक है। और जब ये राजा बनते हैं, जब ये नए सुल्तान बनते हैं तो खिलजियों के सत्ता में आने से गुलामों के एकाधिकार का अंत हो गया। क्योंकि हमने इससे पहले वाले वंश में क्या देखा कि जो गुलाम थे वो सत्ता में आते थे, जो गुलाम थे वो उच्च पद पर थे, जो गुलाम थे वो उन पदों पर थे जहां पर की कोई बड़ी जिम्मेदारी हो, तो गुलामों को बड़ा विश्वसनीय माना जाता था। लेकिन जब जलालुद्दीन खिलजी जो है वो सत्ता में आए तो उन्होंने ये जो गुलामों का एकाधिकार बन गया था सभी ऊंचे पदों पर, इसका अंत हो गया, ठीक है। 1290 में ये राजा बने, लेकिन उसके बाद काफी टाइम तक इन्होंने दिल्ली राजधानी में प्रवेश नहीं किया क्योंकि इन्होंने अंतिम शासक को मारा था। इन्होंने गुलाम वंश के अंतिम शासक को मारा था और उसके बाद इन्होंने सत्या हत्याई थी। तो इसलिए इनको डर था कि दिल्ली की जनता इनको स्वीकार ना करे, तो इन्होंने एक नया शहर बसाया जिसका नाम है सीरी, ठीक है। तो काफी समय तक ये वहां रहे और उसके बाद फिर ये दिल्ली में आए। और इनके बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि ये पहले ऐसे राजा थे जो सहनशील थे, ठीक है, पहले शासक। और इनकी एक स्टेटमेंट पढ़ती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। एक बार इनको कहा गया कि इनके वजीर ने इनको ये सलाह दी कि महाराज आप क्यों अपनी जनता से ये नहीं कहते कि जो भी हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में परिवर्तित होगा वो जी सकेगा, बाकी सबकी हत्या कर दी जाएगी। तो इसके जवाब में इन्होंने अपने वजीर से कहा कि अगर मान लो जनता ये कह देती है कि हम तो मरने के लिए ही तैयार हैं, तो तुम ये सोचो कि हमारे पास तो राज करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। क्योंकि जो जनता थी उनमें से बहुत ही कम ऐसे थे जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, वरना बाकी सब तो हिंदू ही थे। ये पहले शासक थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा शासक को प्रजा की इच्छा के अनुसार शासन करना चाहिए। अगर प्रजा नहीं चाहती कि उनके ऊपर कोई बात थोपी जाए तो शासक को भी वो नहीं थोपनी चाहिए। प्रजा में बड़े पैमाने पर हिंदू थे, इसलिए जो राज्य है वो वास्तव में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता था, ठीक है। तो ये इनका स्टेटमेंट है। ये पहले ऐसे राजा थे जो सेक्युलर थे, जो टॉलरेंट थे। उसके बाद इन्होंने कठोर दंडों का समापन किया। इससे पहले हमने बलबन के समय में क्या देखा? बलबन लोह और रक्त की नीति लेकर आए जिसमें जैसे को तैसा वाली नीति थी, आंख के बदले आंख वाली नीति थी। तो इन्होंने कठोर दंडों का समापन किया। अगर इनका कोई ऐसा दरबारी था जो इनके खिलाफ विद्रोह भी कर देता था, पर वो अपनी गलती मान लेता और वो माफी मांग लेता तो उसको माफ कर दिया जाता, ठीक है। इन्होंने अपनी बेटी का विवाह उलग खान के साथ किया। और उलग खान कौन थे? उलग खान जो थे वो चंगेज खान के वंशज थे। ये चाहते थे कि मंगोलों के साथ इनके अच्छे संबंध बने रहें और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए इन्होंने एक कदम उठाया कि अपनी बेटी का विवाह इन्होंने उलग खान के साथ किया। अब हम करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के बाद राजा बने और इनका कार्यकाल है 1296 से लेकर 1316 तक, ये इनका टाइम पीरियड है, ठीक है।
जलालुद्दीन खिलजी के महत्वाकांक्षी भतीजे और दामाद ने सिंहासन पर आने में जलालुद्दीन की मदद की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी, सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि ये कौन है? ये जो पहले वाला शासक है जलालुद्दीन खिलजी, ये उसके भतीजे भी हैं और दामाद भी हैं और इन्होंने बेहद मदद की थी जलालुद्दीन खिलजी की सिंहासन पर आने में। ठीक है? इनको समारोह का मुखिया बनाया गया, समारोहों का मुखिया, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। साथ ही इनको युद्ध मंत्री भी बनाया गया, ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण पद था। समारोह का मुखिया कहलाता था अमीर-ए-तुज़ुक और युद्ध मंत्री कहलाता था अरिज़-ए-मुमालिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पद इनको दिए हुए थे और इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था अली गुरशास्प। ये इनका वास्तविक नाम था। ये राजगद्दी पर आने से पहले अवध और काड़ा के इख्तादार थे। ये दोनों जो इख्ते हैं इनके पास थे। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? आपको पता होना चाहिए कि उनका वास्तविक नाम था क्या था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से 2 इख्ते उनके पास थे, आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं 1294 की। ये राजा कब बने? ये सुल्तान कब बने? ये बने 1296 में। अब मैं आपको वो परिस्थितियां बता रही हूँ कि किन परिस्थितियों में राजा बने और किस तरह ये सिंहासन पर पहुंचे। 1294 में ये उस समय ये सुल्तान नहीं थे, ये कारा और अवध के इख्तियारदार थे। तो उस समय ये दक्षिण भारत में पहले तुर्की अभियान का इन्होंने नेतृत्व किया और इन्होंने देवगिरी को लूटा। अब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जब एक राजा होता है और उसके नीचे बहुत सारे इख्तियारदार होते हैं या फिर उसके नीचे बहुत सारे सामंत राजा होते हैं, होता क्या है कि मान लीजिए जो छोटे वाले राजा हैं या फिर जो नीचे नोबल्स वगैरह हैं, अगर ये किसी और के ऊपर हमला करते हैं और वहां से लूटते हैं, तो इनको अपने राजा को उस लूट के माल में से एक हिस्सा देना होता था और ये जो हिस्सा था ये कहलाता था खम्स। ये खम्स कहलाता था और 1/4 जो है इनको अपने प्रमुख राजा को देना होता था। ओके, तो जब अलाउद्दीन खिलजी इस अभियान पर गए और इन्होंने देवगिरी को लूटा, तो जलालुद्दीन खिलजी इनसे बार-बार कहते रहे कि आप मुझे मेरा जो चौथा हिस्सा है वो दे दीजिए और ये देना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने वहां पर अच्छा पैसा लूटा था। तो इन्होंने क्या किया, इन अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन को आमंत्रित किया और ये कब की बातें हैं? ये 1296 की बातें हैं। ये 1294 में हुआ और 2 साल तक ये टाल-मटोल करते रहे कि हाँ दूंगा, दूंगा, आपको आपका हिस्सा दूंगा, लेकिन दिया नहीं। फाइनली 1296 में जब ये बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई तो इन्होंने जलालुद्दीन को बुलाया और गले लगाने के बहाने जब गले मिल रहे थे तो उनको छुरा भोंक दिया और इस तरह से जलालुद्दीन की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या धोखे से 1296 में खुद से गले मिलते समय कर दी और उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद ये नए शासक बने। ठीक है? शासक बनने के बाद ये बहुत ही सख्ती से शासन करना चाहते थे। इन्होंने बलबन की कठोर शासन की नीतियां फिर से लागू कर दी। तो लोह और रक्त की नीति जो बलबन ने दी थी कि आंख के बदले आंख, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इन्होंने वो सारे कठोर शासन की नीतियां फिर से लागू कर दी क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनके टाइम में, इनके समय में कोई भी गड़बड़ हो। रईसों और उलेमाओं की शक्ति को इन्होंने नियंत्रित किया और जो उलेमा वर्ग है, उलेमा वर्ग जो है ये धार्मिक मामलों का वर्ग होता है, उलेमा वर्ग को भी अपने शासन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। उनको साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपको जो मेरे काम है वो करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को केवल धार्मिक कामों तक ही सीमित रखें। उसने शासन में इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को प्रमुखता न देकर राजहित को सर्वोपरि माना। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये राजा बन गए और सुल्तान बनने के बाद इनको ये एहसास हुआ कि सुल्तान का बहुत सारा समय, सुल्तान के पास जो धन है उसका बहुत सारा धन और उसका बहुत सारा जो समय, उसकी ताकत, उसकी शक्तियां जो हैं वो आमीरों द्वारा किए गए विद्रोहों को दबाने में खर्च हो जाती हैं।
ठीक है। अब ये नहीं चाहते थे कि इनके शासन काल में इनका कोई भी दरबारी या फिर कोई भी आमिर इनके खिलाफ विद्रोह करे। तो इन्होंने ये बहुत महत्वाकांक्षी थे, बड़ा-सा साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, जनता के लिए काम करना चाहते थे। अब ये सब खाली समय इनके पास तब होता ना कि ये सैन्य अभियानों पर जाते, जब ये आमिर इनके खिलाफ विद्रोह ना करते। तो इन्होंने सबसे पहले क्या सोचा कि मैं अपने राज दरबार को ही सही से सुनियोजित ढंग से इसको सेट करूँगा। तो इन्होंने पाया कि आमिरों द्वारा विद्रोह के 4 कारण हैं। तुर्क आमिरों द्वारा किए जाने वाले विद्रोह के इन्होंने 4 कारण बताए। अब ये 4 कारण क्या हैं? ठीक है? पहले तो ये 4 कारण बताएँगे और फिर इन 4 कारणों से निपटने के लिए क्या समाधान हो सकता है, वो समाधान भी देंगे। और आपको ताज्जुब होगा कि इनका जो समाधान है, वो बहुत ही फिट बैठेगा। वो बहुत ही कारगर साबित होगा, हम देखते हैं। ठीक है? इन्होंने कहा कि जो आमिर हैं, उनके पास अत्यधिक धन संपत्ति है। जब किसी इंसान के पास अत्यधिक धन संपत्ति होती है, तो उसकी जब उसके दिमाग में ये टेंशन नहीं होती कि मुझे धन कमाना है, तो उसका दिमाग दूसरी दिशाओं में घूमता है। और जब दूसरी दिशाओं में घूमता है, तो उसके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आता है कि क्यों ना मैं राजा का तख्ता पलट ही कर दूँ। तो इन्होंने कहा कि आमिरों के पास अत्यधिक संपत्ति है, नंबर 1। नंबर 2 इन्होंने कहा कि जो आमिर हैं, एक आमिर का बेटा दूसरे आमिर की बेटी से शादी कर लेता है या आमिरों में भी जो है इनमें पारिवारिक संबंध होते हैं, ठीक है? इन्होंने कहा कि इनके बीच में वैवाहिक संबंध बनते हैं। जब ये वैवाहिक संबंध बनते हैं तो इनकी रिश्तेदारी और गाढ़ी होती है और मजबूत होती है। और उसके बाद जब ये शराब वगैरह पीते हैं, जब ये नशे में होते हैं, तो ये इस तरह की साजिशें रचते हैं कि क्यों ना सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया जाए। और ये सारा कुछ कर रहे होते हैं और जो हमारी गुप्तचर प्रणाली होती है, उसको इस बात की भनक तक नहीं लगती। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जो गुप्तचर प्रणाली है, वो बिल्कुल बेकार है हमारी, असक्षम है, उसके ज़रा पैंच कसने की आवश्यकता है। ठीक है? और ये सारी चीज़ें हैं, जो कि इन आमिरों को विद्रोह करने की स्थिति तक ले जाती हैं। ठीक है? तो इन्होंने ये 4 पॉइंट बताए और उसके बाद इन्होंने इसका समाधान भी बताया। अब हम समाधान देखते हैं। कारणों को समाप्त करने के लिए, विद्रोह के कारणों को समाप्त करने के लिए उन्होंने 4 अध्यादेश जारी किए। इन्होंने क्या कहा? सबसे पहले में हम वो देखते हैं। इन्होंने कहा, प्रथम अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने दान, उपहार, पेंशन के रूप में आमिरों को दी गई भूमि को जब्त कर उस पर आधिकारिक कर लगा दिया। इससे पहले क्या हो रहा था? इनको टैक्स फ्री लैंड दिया जा रहा था कि तुमको ये भूमि दी जा रही है, तुमको इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना, कोई कर नहीं देना, जाओ एन्जॉय करो। पर अब क्या हुआ? अब इनको दान देना बंद, उपहार देना बंद, पेंशन बंद, ये सारी चीजें बंद, भूमि को जब्त कर लिया गया और ऊपर से उसके ऊपर कर लगा दिया गया। अब क्या हुआ? इससे इनके पास धन का अभाव हो गया, पैसे की कमी हो गई। तो वो जो आपका खाली दिमाग था पैसा होने के बाद, जो आपको अब क्या है कि अब इनको इस दिशा में सोचना है कि पैसा कहाँ से आएगा। तो एक तरह से इनको व्यस्त कर दिया गया कि ये खाली न रहे और सुल्तान के खिलाफ विद्रोह की साजिशें रचें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, द्वितीय अध्यादेश के अंतर्गत गुप्तचर विभाग को संगठित कर बरीद गुप्तचर अधिकारी एवं मुनहिन गुप्तचर की नियुक्ति की गई। इन्होंने जो गुप्तचर विभाग था वहां पर बहुत सख्ती दिखाई और उनको साफ कहा कि अगर कोई भी विद्रोह हुआ तो तुम लोग किस काम के हो? तुम किस काम के हो? तुम अपना काम कर ही नहीं रहे हो, तभी तो विद्रोह हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको भनक ही नहीं लगी? तो इन्होंने गुप्तचर विभाग को बहुत संगठित किया और गुप्तचर अधिकारियों वगैरह को नियुक्त किया। नंबर 2। नंबर 3, शराब पीना, भांग खाना, जुआ खेलना, इन सब चीजों पर इन्होंने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। चौथे अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने आमिरों के आपस में मेलजोल, सार्वजनिक समारोह एवं वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। बिना सुल्तान की इजाजत के 2 परिवार आपस में वैवाहिक संबंधों में नहीं बंधेंगे, अगर वो संबंध ऐसा है जो 2 आमिरों के परिवारों के बीच में हो रहा है। तो जब ये सारी चीजें हुई और ये बहुत सख्ती से लागू की गई तो क्या पाया गया? एक्चुअली ये पाया गया कि बहुत कामयाब रहे ये 4 पॉइंट्स। ठीक है? सुल्तान द्वारा लाए गए ये 4 अध्यादेश पूर्णतः सफल रहे और अब अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो
सुल्तान द्वारा लाए गए ये चारों अध्यादेश पूर्णतः सफल रहे और जब आमिरों के विद्रोह नहीं हुए तो अल्लाह देखिए होता क्या है कि राजा अगर अपने ही राज दरबार में उलझा रहे तो वो फिर अपने जो उसका साम्राज्य उसका विस्तार नहीं कर सकता। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर सब कुछ ठीक कर दिया और इनको विश्वास हो गया कि अब कोई भी आमिर जो है वो मेरे खिलाफ विद्रोह नहीं करेगा। उसके बाद ये महत्वाकांक्षी भी बहुत थे, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। अब इनका ध्यान जाएगा कि इनको अपनी सीमाओं का विस्तार करना है उसकी ओर, ठीक है। तो अब बात आएगी दिल्ली सल्तनत के विस्तार की, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का विस्तार उत्तर भारत के बाहर विस्तार किया। पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत वाला हिस्सा था वो आपका दिल्ली के आसपास वाला ही क्षेत्र था। अब इन्होंने फैसला किया कि मैं इसका बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार करूंगा और इनको हम द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी भी कहते हैं। और सिकंदर किस चीज के लिए याद किया जाता है कि वो बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अगर किसी राजा को हम सिकंदर की उपाधि दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस राजा ने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। तो 1299 में 1299 में इन्होंने सबसे पहले गुजरात अभियान किया, ठीक है। और गुजरात को ही क्यों चुना हम वो भी देखते हैं। पहले गुजरात के खिलाफ एक अभियान के साथ अपने क्षेत्रीय विजय की इन्होंने शुरुआत की, ठीक है। गुजरात को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि एक तो वो संपन्न राज्य था, वहां से बहुत सारा धन लूटा जा सकता था जो आगे के जो जितने भी सैन्य अभियान होंगे उसमें मदद करने वाला था, ठीक है। दूसरा, भविष्य में विजय के लिए धन मिल जाता। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा ये है कि वहां पर बहुत सारे गुजरात में बंदरगाह थे और इन बंदरगाहों पर घोड़े आया करते थे और घोड़े जो थे वो राजा की सेना का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो समुद्री बंदरगाह घोड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ये चाहते थे कि इन समुद्री बंदरगाहों पर इन्हीं का नियंत्रण हो, जिससे कि जो घोड़े हैं उनकी एक नियमित आपूर्ति की जा सके। तो इसलिए पहले सबसे पहले गुजरात पर हमला किया गया और अब हम देखते हैं कि गुजरात हमला कामयाब रहा कि वो फेल हो रहा। अब उसमें गुजरात अभियान में उल्ग खां एवं नुसरत खां ये दोनों सेनापति थे। और गुजरात के राजा कौन थे, गुजरात के राजा थे रायकरण, ये गुजरात के शासक थे। और जब ये हमला हुआ तो रायकरण जो है वो गुजरात छोड़कर चले गए, उन्होंने अपनी जनता को उनके हाल पर छोड़ा और वो चले गए। सोमनाथ मंदिर लूटा गया, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है सोमनाथ मंदिर और कब लूटा गया था। यह मैं आपको साल बताती हूँ, हिंट देती हूँ, आप याद करने की कोशिश करना। 1025, ठीक है। धनी मुस्लिम व्यापारियों को भी लूट लिया गया, बहुत सारा धन लूटा गया। और इस गुजरात अभियान में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है मलिक काफूर का, आप ये नाम याद रखना। इनको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। 1000 दिनारी के नाम से भी इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि दिनार होते हैं सोने के सिक्के, अशर्फियां, और इनको खरीदने के लिए 1000 दिनार दिए गए थे। 1000 दिनार दिए गए थे। ये नुसरत खां कौन था, वो सेनापति थे। नुसरत खां ने हिंदू हिजड़े, ये एक हिजड़े थे, मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदा। और ये मलिक काफूर आगे जाकर ये अलाउद्दीन खिलजी का दाहिना हाथ बनेगा और ये दक्षिण अभियान पर जाएगा और वहां से अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत सारा धन लूट कर आएगा और ये दिल्ली सल्तनत की जो सीमाएं हैं उनको बिल्कुल दक्षिणतम छोर तक पहुंचा देगा, ठीक है। तभी तो जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वो सिकंदर सानी कहलाएंगे, ठीक है। गुजरात अभियान हमने देख लिया, गुजरात अभियान में क्या हुआ। अब उसके बाद गुजरात अभियान के बाद अगला नंबर आया राजस्थान का। अब जो अगला अभियान है वो राजस्थान के खिलाफ, और राजस्थान में सबसे पहला हमला हुआ रणथंभौर पर। रणथंभौर पहला लक्ष्य था। रणथंभौर को क्यों लक्ष्य बनाया गया, क्योंकि एक तो वो शक्तिशाली राज्य था। वो राजस्थान में जितने भी राजपूत परिवार थे उनमें सबसे शक्तिशाली परिवार यही था, ठीक है। ये अगर मान लो ये रणथंभौर को जीत लेते तो दूसरे राजपूत शासकों को के मनोबल जो मनोबल है वो टूट जाता। इनका उद्देश्य दूसरे राजपूत शासकों के मनोबल को तोड़ना भी था। रणथंभौर के शासक थे हमीर देव। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि रणथंभौर के शासक कौन थे जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने हमला किया, शासक थे हमीर देव, ठीक है। अब रणथंभौर पर हमला करने का एक कारण तो मैंने आपको ये बताया कि सबसे शक्तिशाली राज्य था, इससे दूसरे राजपूत शासकों का मनोबल टूट जाता। और एक कारण और था, हमीर देव ने विद्रोही मंगोल सैनिकों को अपने यहां शरण दे रखी थी, ठीक है। अब आप ये समझने की कोशिश करना, ठीक है।
1299 ईस्वी में गुजरात के सफल अभियान से में प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर, ये मैं आपको समझाती हूँ कि 1299 में 1299 में गुजरात अभियान हुआ। उसमें क्या हुआ, उसमें बहुत सारा धन लूटा गया, पर दो ऐसे सैनिक थे जिनमें इस लूट के माल को लेकर लड़ाई हो गई। और जब ये लड़ाई हुई, ठीक है, जब ये लड़ाई हुई तो जो नुसरत खान थे, वो सेनापति थे, वो जब इनको सजा देना चाहते थे इन दोनों सैनिकों को, तो ये दोनों सैनिक वहां से भाग गए और ये आ गए हमीर देव के दरबार में। और हमीर देव के दरबार में आकर इन्होंने शरण मांगी कि आप हमें बचा लीजिए, ठीक है। और हमीर देव ने क्या किया, हमीर देव ने इनको शरण दे दी। अब इससे क्या हुआ, इससे अलाउद्दीन खिलजी का गुस्सा भड़क गया, ठीक है। और ये भी एक कारण था जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर चढ़ाई की। हमीर देव ने विद्रोही मंगोल सैनिकों को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। 1299 ईस्वी में गुजरात में सफल अभियान से प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर ये इनकी लड़ाई वगैरह थी। और इस पूरे अभियान में नुसरत खान की मृत्यु हो गई। नुसरत खान जो सेनापति थे गुजरात अभियान के, वही इस अभियान में भी थे, ठीक है। तो उनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो फिर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं ये युद्ध भूमि पर आए और इन्होंने हमीर देव को पराजित किया, रणथंभौर को पराजित किया, और रणथंभौर भी जो है वो सल्तनत का हिस्सा बन गया। उसके बाद राजस्थान के दूसरे राज्य चित्तौड़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चित्तौड़ पर 1303 में चढ़ाई की गई थी और चित्तौड़ के राजा थे रतन सिंह। रतन सिंह की बेहद खूबसूरत पत्नी है, उनका नाम है रानी पद्मिनी। आपने जरूर इनकी खूबसूरती के बारे में सुना होगा। सिंह की बेहद खूबसूरत पत्नी है रानी पद्मिनी, ठीक है। अब मैं एक बार ये वाली लाइंस पढ़ती हूँ आपके लिए, फिर आपको समझाती हूँ। ऐसा माना जाता है कि अवधी भाषा है, अवधी में मलिक मोहम्मद ज्यासी द्वारा लिखे पद्मावत में वर्णित रानी पद्मावती की सुंदरता पर अलाउद्दीन खिलजी मोहित था, ठीक है। आप इस पूरे पैराग्राफ के बारे में सब कुछ याद रखना। मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं, ये जौनपुर के रहने वाले थे, ठीक है। ये जौनपुर के रहने वाले थे। इन्होंने एक बेहद प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पद्मावत। ये जो पुस्तक है ये अवधी भाषा में है और इस पुस्तक में ये लिखा हुआ है, ये रानी पद्मिनी पर आधारित पुस्तक है, तभी इसका नाम है पद्मावत। इस पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि रानी पद्मिनी जो थी वो बेहद खूबसूरत थी और रानी पद्मिनी की परछाई अलाउद्दीन खिलजी ने पानी में देखी थी और परछाई देखने के बाद उनके मन में इच्छा जागी रानी को पाने की, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस वजह से चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी, ठीक है। लेकिन ये बात केवल इस पुस्तक में कही गई है, हिस्ट्री में ये बात नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें बहुत जल्दी फैलती हैं, तो हो सकता है आपने ये बात सुनी भी हो, तभी मैंने आपको यहाँ बता दिया कि ये बात केवल इस पुस्तक में है और पुस्तक का नाम है पद्मावत। प्रश्न आ जाता है मलिक मोहम्मद जैसी ने कौन सी पुस्तक लिखी, या ये जो पुस्तक है पद्मावत ये कौन सी भाषा में है, आपको पता होना चाहिए। युद्ध का एक और कारण भी था, और वो दूसरा कारण क्या है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। दूसरा कारण ये है कि जब गुजरात अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना जा रही थी, तो गुजरात जाने के लिए, दिल्ली से गुजरात जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता था वो चित्तौड़ से होकर जाता था। और जब चित्तौड़ के राजा रतन सिंह से ये इजाजत मांगी गई कि क्या आप हमें चित्तौड़ से होकर जाने देंगे, तो ये गुजरने की अनुमति नहीं दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वहां से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए भी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ के शासक से नाराज था, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब इस लड़ाई में क्या हुआ, इस लड़ाई में जो राजा था, राजा रतन सिंह, राणा रतन सिंह युद्ध में शहीद हो गए और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर किया। ये 1303 की बातें हैं। भीषण नरसंहार हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए और 1303 में ये रानी पद्मिनी ने भी जौहर किया। जौहर क्या होता है, जौहर ये होता है कि जब राजपूत महिलाओं को पता चलता था कि उनके परिवार के जो पुरुष हैं वो युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए हैं या फिर वो हार गए हैं, तो अपने आप को बेइज्जती से बचाने के लिए वो अग्नि समाधि ले लेती थी। आग जलाई गई बाकायदा महल के अंदर, और जितनी भी महिलाएं महल में थी उन सब ने अग्नि समाधि ले ली थी। ये जौहर कहलाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजाबाद कर दिया गया। ये इसलिए किया गया क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे खिज्र खान, अब उनको यहाँ का इंचार्ज बना दिया गया था, तो उनके नाम पर चित्तौड़ का नाम बदल दिया गया।
उसके बाद और भी राज्य थे राजस्थान में, जैसे कि मालवा, मांडू, धर और भी उज्जैन, चंदेरी, जालोर, ये सभी के सब हार गए। ये सब के सब हार गए। पूरे राजस्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रण हो गया, गुजरात पर नियंत्रण हो गया। उसके बाद वो मुड़ा दक्षिण भारत की ओर और उसके दक्षिण भारत के अभियान पर जाएगा मलिक काफूर। और सबसे पहले रायकरण। रायकरण कौन थे? रायकरण थे गुजरात के राजा, जो जब हमला हुआ तो वहां से भाग गए थे। अब इन्होंने बगलाना में, जो दक्षिण भारत में है, वहां पर एक छोटा सा राज्य बसा लिया था। तो सबसे पहले रायकरण को इनका सामना, रायकरण ने मलिक कफूर का सामना किया, हार गए। उसके बाद दूसरा एक राजा है जिसका नाम है राय रामचंद्र। ठीक है, ये देवगिरी के राजा थे। इन पर भी हमला किया गया। पहले तो कुछ लड़ाई हुई, लेकिन उसके बाद राजा ने समर्पण कर दिया और राजा ने वादा किया कि वो साल में कुछ सालाना ट्रिब्यूट जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को भेजेंगे। इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद मलिक कफूर को भी लगा कि इनसे दोस्ती कर ली जाए, ताकि ये जो है दक्षिण के अभियान में हमारे मित्र बन जाए और हमारी मदद करें। तो इनको एक सहयोगी के रूप में ले लिया गया और राय रामचंद्र को टाइटल दिया गया, उपाधि दी गई राय रायन की। अब मैं बात करती हूं कि दक्षिण भारत पर अभियान पर जाने के पीछे उद्देश्य क्या था। ठीक है, सबसे पहला तो यही है कि दक्षिण के जो राज्य थे उनके पास बहुत सारा धन था। तो सबसे पहली चाह है धन की चाह। क्या जरूरत थी अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण के राजाओं पर हमला करने की? वो बेहद रईस थे, उनके पास बहुत सारा पैसा था। अलाउद्दीन खिलजी जो है उनके मन में धन के प्रति लालच था, नंबर एक। दूसरा है विजय की लालसा, महत्वाकांक्षी राजा था, बहुत बड़ा साम्राज्य चाहता था, तो दक्षिण भारत पर हमला क्यों ना करे, नंबर दो। नंबर तीन है वह इन राज्यों को अपने अधीन कर वार्षिक कर वसूल करना चाहता था। ऐसा भी हुआ करता था कि कोई शक्तिशाली राजा है, वो किसी दूसरे राजा को हरा देता है, पर उसकी जान बख्श देता है और उससे कहता है कि देखो, मैं चाहता तो तुम्हें मार भी सकता, लेकिन मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूं, बदले में तुम्हें मुझे वार्षिक रूप से इतना धन देना होगा। ठीक है, बदले में काफी बार ऐसे भी होता था कि सेना की टुकड़ी तक देनी पड़ती थी। तो वह इन राज्यों को अपने अधीन करना चाहता था और उनसे वार्षिक कर वसूलना चाहता था। ये कारण थे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दक्षिण भारत पर अभियान छेड़ता है। और उस वक्त दक्षिण भारत में तीन वंश हैं। वो कौन कौन से हैं? ये तीन शक्तिशाली वंश हैं, इनके अलावा और भी थे, पर ये तीन मेन हैं। देवगिरी के यादव, तेलंगाना के काकत्य, या फिर और तीसरा है हमारा द्वार समुद्र के होयसल। ये चार थे और इन चारों के खिलाफ जो मलिक कफूर है वो लड़ाई लड़ेगा। सबसे पहला अभियान इनका प्रथम अभियान। ठीक है, प्रथम अभियान 1309 में मलिक गफूर ने इस अभियान का नेतृत्व किया और ये जो अभियान है ये था वारंगल और काकत्य वंश के खिलाफ। और जो राजा है, राजा का नाम है प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव जो है वो बुरी तरह से हार गए और उन्होंने बहुत सारा धन मलिक कफूर को दिया और साथ में दिया कोहिनूर हीरा, जो सबसे बड़ा हीरा था। तो मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी के लिए कोहिनूर हीरा लेकर आए और ये कोहिनूर हीरा आगे जाकर जो मयूर सिंहासन है उसमें भी होगा। ठीक है, इसको उसमें जड़ दिया जाएगा। द्वितीय अभियान द्वार समुद्र और मलाबार के खिलाफ। ठीक है, ये दूर दक्षिण तक गए और वहां ये दक्षिण के अंतिम सीमा तक गया। मलिक गफूर और रामेश्वरम में इसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, तो बहुत सारे राज्य जो हैं अब वो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो गए। अमीर खुसरो का ये कहना था, अमीर खुसरो एक बहुत जाना माना नाम है, कि जब वो लौटा, मलिक गफूर लौटा, तो उसके साथ 512 हाथी, 7000 घोड़े और न जाने कितना सोना, धन और लूट का बहुत सारा माल लेकर वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए लौटा। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा सारे सैन्य अभियानों के बारे में और कौन-कौन सी जगह को लूटा गया, कौन-कौन से वो हिस्से थे जो कि दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बने। अब हम ये देखते हैं कि क्या अलाउद्दीन खिलजी ने केवल सल्तनत को केवल आकार में ही बड़ा किया कि उसके अलावा भी उसने और भी सुधार किए। तो उसके अन्य सुधारों में मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ बाजार में सुधार के बारे में। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी के पास एक विशाल सेना थी, बहुत बड़ी सेना तो रखनी ही पड़ेगी अगर आप एक महत्वाकांक्षी राजा हैं, बड़ा साम्राज्य चाहते हैं। और वो इस सेना को का जो भुगतान करता था, उनको तनख्वाह मिलती थी बाकायदा और वो नकदी में होती थी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत कम तनख्वाह देना चाहता था, बहुत ही कम तनख्वाह देना चाहता था, इसलिए वो महंगाई को पूरी तरह से नियंत्रण में रखना चाहता था कि जितनी वो तनख्वाह दे उतने में उसके सैनिक का भरण पोषण हो सके।
इसलिए उसने बाजारों पर नियंत्रण करना स्टार्ट किया और मूल्य को निश्चित किया। सभी चीजों का मूल्य उसने निश्चित कर दिया कि कोई भी अगर चीज कोई लेने जाए तो हर एक दुकान पर वो उतने ही पैसे की मिले। और अगर कोई भी दुकानदार गड़बड़ करता हुआ पकड़ा जाता तो उसके साथ बहुत ही सख्ती से निपटा जाता था। इसने बाजारों को 3 भागों में विभाजित किया। पहला अनाज के लिए, दूसरा कपड़े के लिए और तीसरा जो था दास, घोड़े, पशु आदि इन सब के लिए। ठीक है? और इसने हर बाजार के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम था शहनाई मंडी और वो सारा लेखा-जोखा रखता, कितने दुकानदार हैं, वो क्या बेचते हैं, उनके पास कितना सामान है, क्या-क्या नहीं बिका, क्या-क्या बिक गया, वो सारी चीज़ों का लेखा-जोखा रखता और इसने बहुत सारे गुप्तचर भी नियुक्त किए ये देखने के लिए कि क्या मंडियाँ सुचारू रूप से और ढंग से काम कर रही हैं या नहीं। ये बहुत ही सख्त सज़ा देता था। ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो गड़बड़ कर रहा है वज़न करने में, उसको कुछ सामान देना है 1 किलो और वो दे रहा है केवल 960 ग्राम। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा कहा गया है कि ये 40 ग्राम उसके शरीर से मांस काट लेता था। इतनी सख्ती सज़ा मिला करती थी। तो इसलिए जैसा ये बाज़ार को अपने अनुसार ढालना चाहता था, बाज़ार बिल्कुल वैसा ही ढल गया। ठीक है? दूसरा, राज्य को घोड़ा खरीदने में प्राथमिकता। घोड़ों की आवश्यकता सेना में थी, ठीक है? तो सेना में अगर घोड़ों की आवश्यकता थी, इसने साफ स्पष्ट कहा कि सबसे पहला अधिकार घोड़े खरीदने का राज्य का होगा। सभी खातों की सख्ती से जांच होती थी और इसने घोड़ों का दाहांकन शुरू किया। दाह पद्धति इसने स्टार्ट की और मैं आपको समझाती हूँ कि दाग पद्धति क्या है। देखिए इसने क्या नोटिस किया, ये बहुत ही तेज था और चीजों को बड़े ध्यान से समझता था। तो इसने ये नोट किया कि जब सेना के अंदर कोई घोड़ा लाया जाता है तो घोड़े की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये क्या देखता है कि कुछ गड़बड़ हुई और ये जो अच्छी क्वालिटी का घोड़ा था ये सेना से बाहर कर दिया गया और इसकी जगह एक दूसरा घटिया क्वालिटी का घोड़ा आ गया। तो ये चाहता था कि जो घोड़ा लाया गया किसी तरह से उसकी रिपोर्ट रखी जाए, ठीक है? और जो घोड़ा लाया गया वही सेना के अंदर रहे, उस कोई गड़बड़ ना हो। इसलिए इसने क्या किया, इसने घोड़ों के ऊपर एक दाग लगाना स्टार्ट किया जो कि शाही मोहर थी। और अगर ऐसी शाही मोहर वाला जो घोड़ा, ये मोहर मिट नहीं सकती थी और अगर ऐसी शाही मोहर वाला घोड़ा कहीं बाहर पाया जाता सेना के बाहर, तो उस आदमी से पूछा जाता जिसके पास ये घोड़ा था कि तुम्हारे पास ये घोड़ा कहाँ से आया? और अगर जवाब सही नहीं होता तो उसके साथ फिर सख्ती से निपटा जाता। तो इससे क्या है कि उच्च क्वालिटी के घोड़े जो हैं वो सेना में ही रहे। साथ ही इसने सैनिकों के लिए भी चेहरा पद्धति स्टार्ट की। उसमें क्या है, सैनिकों का पूरा हुलिया, उसकी हाइट कितनी है, उसका वजन कितना है, उसके शरीर पर कहीं कोई निशान है, तो इस तरह की सारी चीजों का इसने ब्यौरा लिया। ठीक है? और उसका बाकायदा लिखित में रिकॉर्ड होता। लूट का माल जिसमें पहले राजा का हिस्सा केवल 1/4 होता था। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि खुमस क्या था? खुमस जो था वो एक प्रकार का कर था, एक प्रकार का टैक्स था जो लूट के माल पर लगाया जाता था। जो इसने उसको बढ़ाकर जो पहले 1/4 था, जो सुल्तान था उसका हिस्सा 1/4 हुआ करता था, अब सुल्तान का हिस्सा 4/5 है। शासक का हिस्सा इसने बढ़ाकर 4/5 कर दिया। इसने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया और ये जो अलाई दरवाजा है ये कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का निर्माण है। जो कुतुब मीनार है उसका ये प्रवेश द्वार है अलाई दरवाजा। ये एक मीनार भी बनवाना चाहता था और उसका नाम रखना चाहता था अलाई मीनार। अलाई मीनार का निर्माण करवाना चाहा और ये जो अलाई मीनार थी ये कुतुब मीनार की ऊंचाई का दुगना होने वाली थी। इसने सीरी का किला बनवाया और सीरी को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसने सीरी को द्वितीय राजधानी बनाया, द्वितीय राजधानी शहर। इसने महल हजार सतून बनवाया जिसमें जो कि 1000 स्तंभों का महल है। इसने जैमत खान मस्जिद बनवाई। अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की कला का श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। ठीक है? आगे चलते हैं हम। इसने टाइटल ली, इसने उपाधि ली और उपाधि क्या है? सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी, ये उपाधि ली इसने और इसने इस उपाधि का उल्लेख अपने सिक्कों पर करवाया और फिर इसकी मृत्यु हो गई 1316 में।
तो आपको कैसा लगा राजा? इसने बहुत सख्ती से देखिए, इसके बारे में कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं नहीं, इस तरह की चीजें कि शरीर से मांस ही कटवा देना, ये तो बहुत ही खराब है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि नहीं, इसने चीजों को बहुत नियंत्रण में किया और 20 साल जो इसने शासन किया, सच में लगता है कि इसने बहुत सारा काम किया। तो अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय हैं, ठीक है? तो 1316 में इनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद 1316 से 1320 तक हालांकि खिलजी वंश रहा, पर बहुत जल्दी-जल्दी राजा आए और बहुत जल्दी-जल्दी गए। ये एक अनिश्चितता की अवधि थी, ठीक है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एक ये भी सुल्तान बने, फिर नासिरुद्दीन खुसरो शाह ये सुल्तान बने और याद रखना इनके बारे में कि ये मूल रूप से हिंदू थे, इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया और ये इकलौते ऐसे थे जो हिंदू धर्म से परिवर्तित हुए थे और गद्दी पर बैठे थे। तो केवल हिंदू परिवर्तित शासक थे ये। उसके बाद ग्यासुद्दीन तुगलक द्वारा खिलजी वंश के अंतिम शासक की हत्या कर दी गई और ग्यासुद्दीन तुगलक ने नई वंश की नींव रखी जो कहलाया तुगलक वंश। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हमारा वीडियो लेक्चर था जिसमें मैंने आपको विस्तार पूर्वक खिलजी वंश के बारे में करवाया, ये खत्म होता है और मैं उम्मीद करती हूं कि इन वीडियो से आपको काफी मदद मिल रही होगी। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।